अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज मींस श्वसनीय आयतन एवं क्षमताएं। पहले तो ये होते क्या, हमारे लंग्स में कितनी एयर हम नॉर्मली ले रहे हैं, या जब हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं तब कितनी एयर को हम अपने लंग्स में ले सकते हैं, या कितनी एयर को हम बाहर निकालते हैं। ये सभी वॉल्यूम्स कहलाते हैं श्वसनीय क्षमताएं या आयतन। इनको मापने के लिए एक यंत्र की जरूरत होती है और उस यंत्र को बोलते हैं स्पायरोमीटर। और उसी स्पायरोमीटर के थ्रू इन सभी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को मेजर किया जाता है। इन वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज से क्या यूजफुलनेस होती है, तो इनको माप के हम किसी पर्सन के अंदर उसके लंग्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनमें कोई रोग तो नहीं है, इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे क्लिनिकल डायग्नोसिस मींस बीमारी की पहचान के लिए जरूरी होते हैं इन आयतन और क्षमताओं के बारे में जानना। अगर बेसिस पर देखें तो इस टॉपिक का बहुत वेटेज है, क्योंकि इससे हर साल एक क्वेश्चन तो श्योर आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स मींस श्वसनीय आयतन। इनमें सबसे पहला जो आयतन है वो है ज्वारीय आयतन मींस टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? किसी भी पर्सन के थ्रू कितनी वायु की मात्रा सामान्य श्वसन के दौरान ली जा रही है या बाहर निकाली जा रही है, उसे ही बोलते हैं ज्वारीय आयतन। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वायु का वह आयतन जो सामान्य अंतः श्वसन या सामान्य बहिः श्वसन में लिया जा रहा है या बाहर छोड़ा जा रहा है, इसी को बोलते हैं ज्वारीय आयतन। और उसका मेजरमेंट होता है 500 ml। ज्वारीय आयतन मींस टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जब हम नॉर्मल इंस्पिरेशन करते हैं तो 500 ml एयर को हम अपने अंदर लेते हैं, और जब हम नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं तो 500 ml एयर को ही बाहर निकाला जाता है। लेकिन क्या ये पूरी 500 ml एयर लंग्स तक पहुंचती है? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि हमने जब श्वसन पथ पढ़ा था तो हमने उसे दो पार्ट में डिवाइड किया था। श्वसन पथ जो कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल मींस बाह्य नासा छिद्र से लेकर कूपिका तक होता है, उसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था संवहनीय क्षेत्र जो कि बाह्य नासा छिद्र से लेकर अंतरिम श्वसनिका तक था मींस एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। और दूसरा क्षेत्र था रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज जोन, और वो था आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल मींस श्वसनीय श्वसनिका से लेकर कूपिका तक। तो इसमें से मींस 500 ml वायु में से 350 ml तो जाती है एक्सचेंज जोन में, जबकि 150 ml वायु रह जाती है उस कंडक्शन जोन मींस संवहनीय मार्ग में। उसी कंडक्शन जोन का दूसरा नाम होता है डेड स्पेस एरिया मींस मृत अवकाश क्षेत्र। तो उस क्षेत्र में पाए जाने वाली वायु को बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। मींस टाइडल वॉल्यूम में से मींस 500 ml में से 150 ml इस मृत अवकाश एरिया में पाई जाती है, जो कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर और टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बीच में होता है। और ऐसे वायु के आयतन को बोलते हैं मृत अवकाश आयतन। ऐसा इस वजह से बोला जा रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में कोई भी गैसों का विनिमय मींस एक्सचेंज नहीं होता। तो जैसी एयर आती है वैसी ही चली जाती है, इस वजह से इस आयतन को बोलते हैं मृत अवकाश आयतन। तो हमने पढ़ा सबसे पहला आयतन ज्वारीय आयतन मींस टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल इंस्पिरेशन में जितनी एयर ले रहे हैं या नॉर्मल एक्सपिरेशन में जितनी एयर बाहर निकाल रहे हैं, उसे बोलते हैं ज्वारीय आयतन। अब आते हैं सेकंड आयतन पे। सेकंड जो वॉल्यूम है उसे बोलते हैं IRV मींस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अंतः श्वसन आरक्षित आयतन।
इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मल हम जितनी एयर ले रहे हैं वो तो है 500 ml मींस टीवी। इसके अलावा कितनी एयर और हम ले सकते हैं तो वो इसके एडिशनल वाली एयर हो गई। मींस टीवी के अलावा हम वायु और कितनी अतिरिक्त मात्रा में ले सकते हैं। तो नॉर्मल में तो केवल 500 ml ले रहे हैं। अगर हमें अतिरिक्त मात्रा लेनी है तो क्या वो सामान्य अंतः श्वसन के द्वारा लिया जा सकता है? तो आंसर है नहीं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बलपूर्वक अंतः श्वसन करना पड़ेगा। मीन्स फोर्सफुल इंस्पिरेशन में जितनी एडिशनल एयर को हम ले सकते हैं टीवी के अलावा उसे ही बोलते हैं आईआरवी। तो टीवी के अलावा वायु की अतिरिक्त मात्रा जो कि अंतः श्वसित मीन्स इंस्पायर की जा सके, और उसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्सफुल इंस्पिरेशन करना होगा, और ऐसे वॉल्यूम को बोलते हैं आईआरवी मीन्स इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आते हैं नेक्स्ट ईआरवी। सबसे पहले आईआरवी की वैल्यू कितनी है? तो ये होता है 2500 से लेकर 3000 ml। मीन्स 500 ml हम लेते हैं नॉर्मल इंस्पिरेशन में, और एडिशनल टीवी के अलावा और कितना ले सकते हैं? तो वो है 2500 से लेकर 3000 ml। अब आते हैं ईआरवी पे। ईआरवी मीन्स एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बहिश्वसन आरक्षित आयतन। नॉर्मल हम कितनी एयर बाहर निकाल रहे हैं? 500 ml। नॉर्मल के अलावा और कितनी एयर हम एडिशनल निकाल सकते हैं तो वही एयर कहलाती है ईआरवी। नॉर्मली 500 ml निकालते हैं, वो नॉर्मल एक्सप्रेशन में निकालते हैं। इसके अलावा अगर निकालनी है तो नॉर्मल एक्सप्रेशन के से काम नहीं चलने वाला, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्सफुल एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। मींस फोर्सफुल एक्सप्रेशन के द्वारा टीवी के अलावा कितनी वायु की अतिरिक्त मात्रा को और निकाला जा सकता है उसे ही बोलते हैं ईआरवी। तो हमने 3 वॉल्यूम पढ़े। टीवी नॉर्मली जितना ले रहे हैं या नॉर्मली जितना बाहर निकाल रहे हैं वो टीवी। नॉर्मल के अलावा हम कितनी एयर और एडिशनल ले सकते हैं वो आईआरवी है। नॉर्मल के अलावा कितनी एयर को हम बाहर निकाल सकते हैं एडिशनल और वो ईआरवी है। और ईआरवी कितना होता है? वो है 1000 से लेकर 1100 ml होता है। अब आते हैं लास्ट जो वॉल्यूम है उसका नाम है आरवी मींस रेजिडुअल वॉल्यूम मींस अवशेषी आयतन, और इसका मान कितना है? तो ये है 1100 से लेकर 1200 ml। ये क्या होता है? जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहला जो श्वसन है उसका, जब वो बच्चा रोता है, रोने के टाइम पर जब पहला श्वसन होता है मीन्स फर्स्ट ब्रीथ होती है, उसमें जितनी एयर वो अपने अंदर लेता है वो जाकर लंग्स में सेट हो जाती है और वो लंग्स से कभी बाहर नहीं आती। उसी वॉल्यूम को बोलते हैं अवशेषी आयतन। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस आयतन का हम यूज किसी बच्चे की बर्थ से रिलेटेड कि वो जिंदा पैदा हुआ था या मृत पैदा हुआ था, क्या ये इस आयतन से पता कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, और इसको इसी वजह से फॉरेंसिक जांच के लिए देखा जाता है। कैसे? किसी बच्चे के अंदर जो अगर पहली बार सांस लिया है उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है, और जो बच्चा मृत पैदा होता है उसमें अवशेषी आयतन नहीं पाया जाता। ऐसा देखने के लिए अगर हम उस बच्चे का पोस्टमार्टम करें और उस बच्चे के लंग्स को पानी में रखें जिसने कभी भी एक भी बार सांस नहीं ली, तो उसके लंग्स डूब जाएंगे पानी में। जबकि जिस बच्चे ने अगर एक बार भी सांस ली है तो उस बच्चे की लंग्स जो हैं वो पानी में डूबेंगे नहीं। इस वजह से इस तरीके से हम किसी बच्चे के मृत या जीवित बर्थ जो होता है जन्म, उसके बारे में इस आयतन के द्वारा पता कर सकते हैं। इसकी वैल्यू तो हमें समझ में आ गई कितनी है, 1100 से 1200 ml। अब इसे देखें कैसे। तो अवशेषी आयतन वह आयतन है जो फेफड़ों में बचा हुआ रहता है बलपूर्वक बहिश्वसन के बाद भी। मीन्स हमने फोर्सफुल एक्सप्रेशन किया,
फोर्सफुल एक्सप्रेशन करने के बाद भी फेफड़ों में जो बची रह जाए उसको बोलते हैं आरवी। फोर्सफुल एक्सप्रेशन करेंगे तो कौन बाहर निकल जाएगा? ईआरवी। और बचा कौन रह जाएगा? आरवी। तो इसी को बोला जा रहा है रेजिडुअल वॉल्यूम। इसे बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जन्म के बाद प्रथम श्वसन में ली गई ये वायु है और इसे हम स्पायरोमीटर से भी नहीं माप सकते। क्यों? क्योंकि स्पायरोमीटर से हम उन आयतन को नाप सकते हैं जिनको कि बाहर निकाला जा सके। इसे तो हम बाहर ही नहीं निकाल सकते और स्पायरोमीटर शरीर के बाहर होता है, शरीर के अंदर नहीं हम उस यंत्र को यूज कर सकते और ये लंग्स में पाई जाती है, तो इस वजह से इसे मापा भी नहीं जा सकता। नॉर्मली हम टीवी लेते हैं, टीवी बाहर चली जाती है। लंग्स में दो एयर प्रेजेंट होती हैं, एक तो ईआरवी और एक आरवी। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हम लेते तो आईआरवी हैं और निकालते ईआरवी हैं। ऐसा नहीं है। अगर हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन में आईआरवी और टीवी ले लें तो नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन होगा उसमें आईआरवी और टीवी दोनों बाहर निकलेंगे। ऐसे ही अगर हम ईआरवी को बाहर निकाल लें टीवी के साथ तो नेक्स्ट जो इंस्पिरेशन होगा उसमें हमें टीवी और ईआरवी दोनों को ही अंदर लाना पड़ेगा और इसके बारे में और अच्छे से हम क्षमताओं में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं श्वसनीय क्षमताओं के बारे में। क्षमता का मतलब या कैपेसिटी का मतलब होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर। किसी जगह पर किसी लंग्स की क्षमता की बात करें तो उसमें कितनी अधिकतम एयर को लिया जा सकता है या बाहर निकाला जा सकता है, ये उसकी क्षमता कहलाती है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में, श्वसनीय क्षमताओं के बारे में। सबसे पहली जो कैपेसिटी है उसका नाम है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, मींस अंतः श्वसनीय क्षमता। नाम से ही पता लग रहा है एक पर्सन की अंतः श्वसन की क्षमता, मींस एक पर्सन कितनी मैक्सिमम एयर को अंदर ले सकता है उसी को बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सामान्य बहिर्श्वसन के बाद मींस नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितनी मैक्सिमम एयर को इंस्पायर किया जा सकता है। नॉर्मल अगर एक्सपिरेशन किया जा रहा है तो टीवी निकल के बाहर चली गई। अब हम से पूछा जाए कि हम कौन कौन सी एयर को अपने अंदर ले सकते हैं, तो एक तो हम नॉर्मल वाली को ले सकते हैं, मींस टीवी को ले सकते हैं, और दूसरा हम एडिशनल वाली को भी ले सकते हैं जिसका नाम है आईआरवी। तो अगर इन दोनों एयर को मिला दिया जाए तो हम जो मैक्सिमम एयर अपने अंदर ले सकते हैं कब? सामान्य बहिर्श्वसन के बाद। क्या वही हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होगी? बिल्कुल सही। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद मैक्सिमम कितनी एयर को इनहेल किया जा सकता है वही कहलाती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। नॉर्मली आपने बहिर्श्वसन किया, टीवी निकल गई, टीवी को ले सकते हैं और साथ में एडिशनल जो आईआरवी है उसको ले सकते हैं, वही कहलाएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो वो होगी 3000 से लेकर 3500 ml, क्योंकि टीवी है 500 ml और आईआरवी है 2500 से लेकर 3000 ml। तो ये है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, मींस निश्वसनीय क्षमता। मैक्सिमम एयर कितनी जो बाहर निकाली जा सकती है उसी को किसी पर्सन की निश्वसनीय क्षमता कहा जाता है। मींस एक पर्सन सामान्य अंतः श्वसन के बाद कितनी मैक्सिमम एयर को बाहर निकाल सकता है, इसे ही बोलेंगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। सामान्य अंतः श्वसन के बाद, तो सामान्य अंतः श्वसन में अंदर कौन आ गया? टीवी। अंदर क्या क्या हो गया? टीवी, ईआरवी और आरवी। अब हमसे पूछा जाए कि हम मैक्सिमम कितनी एयर को बाहर निकाल सकते हैं, तो एक तो हम नॉर्मल वाली टीवी को निकाल सकते हैं, दूसरा हम इस ईआरवी को और निकाल सकते हैं। क्या हम आरवी को निकाल सकते हैं? नहीं, आरवी को तो कभी भी बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो हम किस किस को बाहर निकाल सकते हैं? टीवी को और ईआरवी को। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या वही एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कहलाएगी?
बिल्कुल सही। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो गई टीवी प्लस ईआरवी, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो वो होगी 1500 से लेकर 1600 ml, क्योंकि 500 ml टीवी है और ईआरवी है 1000 से लेकर 1100 ml। हमने दो कैपेसिटी पढ़ी, पहला इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, दूसरा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। नॉर्मली एक्सपिरेशन के बाद एयर कितनी ली जा सकती है, वो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कितनी मैक्सिमम एयर बाहर निकाली जा सकती है, वो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है। अब आते हैं लास्ट में, प्रकार्यात्मक अवशेषी क्षमता मींस फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मींस FRC। ये क्या होती है, तो हमने पढ़ा था आरवी हमने पढ़ा था बलपूर्वक बहिश्वसन के बाद भी फेफड़ों में जो वायु बच जाए उसे बोलते हैं अवशेषी आयतन मींस रेजिडुअल वॉल्यूम। उसी से संबंधित होती है प्रकार्यात्मक अवशेषी क्षमता। ये क्या होती है, तो इस डेफिनेशन में इस बलपूर्वक को हटा के अगर हम सामान्य जोड़ दें, मींस सामान्य बहिश्वसन के बाद फेफड़ों में जो एयर बची रह जाए उसे बोलते हैं FRC। इससे समझ सकते हैं, सामान्य बहिश्वसन कर दिया इसका मतलब टीवी बाहर चली गई, तो अब लंग्स के अंदर कौन कौन सी एयर बची है, एक तो वो बची है जिसे हम कभी बाहर नहीं निकाल सकते, और दूसरी वो बची है जिसको कि हम बलपूर्वक बहिश्वसन में टीवी के साथ निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने बलपूर्वक बहिश्वसन नहीं किया, हमने किया है सामान्य बहिश्वसन, तो नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद एयर का वो वॉल्यूम जो लंग्स में बचा रह जाए उसी को बोलते हैं FRC मींस फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो कौन कौन सी एयर नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद बच जाती हैं, तो वो है ERV और RV। इन दोनों को मिलाकर बोला जाएगा FRC, और वो कितना आएगा 2200 से लेकर 2300 ml, क्योंकि ERV है 1000 से लेकर 1100 और RV है 1100 से लेकर 1200 ml। क्यों हमने इसे फंक्शनल मींस प्रकार्यात्मक बोला है, ऐसा इस वजह से है कि इन दोनों में से एक ऐसी वॉल्यूम है, एक ऐसा आयतन है जिसे हम यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि इसे हम फोर्सफुल एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं, इस वजह से इस क्षमता को प्रकार्यात्मक या फंक्शनल कैपेसिटी बोला जाता है। तो ये तीन तरीके की कैपेसिटी हमने पढ़ी। अब दो तरीके की कैपेसिटी और है, एक है जैविक क्षमता और दूसरा है टोटल लंग कैपेसिटी। अब पढ़ते हैं जैविक क्षमता मींस वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है, एयर का वह मैक्सिमम वॉल्यूम जो कि इंस्पायर किया जा सके आफ्टर फोर्सफुल एक्सप्रेशन मींस वायु की वह अधिकतम मात्रा जिसे बलपूर्वक अंतः श्वसन के द्वारा अंतः श्वसित किया जा सके। कब, जब हमने पहले किया है बलपूर्वक बहिश्वसन, means the maximum amount of air which a person can inspire after forceful expiration means बलपूर्वक बहिश्वसन के बाद वायु का अधिकतम कितनी मात्रा अंतः श्वसित की जा सकती है उसी को बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। या उल्टा अगर हम बात करें, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर मींस वायु की वह अधिकतम मात्रा which can be expire जिसे कि बहिश्वसित किया जा सकता है आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन मींस बलपूर्वक अंतः श्वसन के बाद। हम दोनों की बात करें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि बलपूर्वक बहिश्वसन के बाद बलपूर्वक अंतः श्वसन में कितनी एयर को हम ले सकते हैं, या बलपूर्वक अंतः श्वसन के बाद बलपूर्वक बहिश्वसन में हम कितनी एयर को बाहर निकाल सकते हैं। अगर हम उसे जोड़ दें तो यही कहलाता है जैविक क्षमता। जैसे अगर मैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन करूं और उसके बाद अगर मैं फोर्सफुल एक्सप्रेशन करता हूं तो
तो मैं फोर्सफुल एक्सप्रेशन में कितनी एयर को बाहर निकाल रहा हूं, यही वाइटल कैपेसिटी है। या मैं अगर फोर्सफुल एक्सप्रेशन करूं और उसके बाद मैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन करूं, तो उसमें कितनी एयर को मैंने मैक्सिमम लिया है, उसी को बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। और यही हम योगा के टाइम पर करते हैं। इससे फायदा क्या है, एनसीईआरटी में पीछे दिया है कि वाइटल कैपेसिटी हमारे लिए कैसे यूजफुल है। तो हम जानते हैं कि यही हम योगा में करते हैं। हम ईआरवी को, इस ईआरवी को हम नॉर्मल एक्सप्रेशन में बाहर नहीं निकाल सकते, हम इसे केवल फोर्सफुल एक्सप्रेशन में बाहर निकाल सकते हैं। और यही वो ईआरवी है जो कि हमारी फाउल एयर मींस दूषित वायु होती है। और इस दूषित वायु को अगर हम बाहर निकालेंगे तो हमें बलपूर्वक बहिर्श्वसन करना होगा, और ऐसा हम योगा में करते हैं। योगा में हम बलपूर्वक बहिर्श्वसन के द्वारा इस ईआरवी को बाहर निकाल देंगे। उससे क्या लाभ होगा, जब ये दूषित वायु हमारे शरीर से बाहर जाएगी तो हमारी जो रेस्पिरेटरी फंक्शनैलिटी है, मीन्स हमारी जो कार्य करने की क्षमता है, वो बढ़ जाएगी। और हम योगा में ये सीखते भी हैं कि हम अच्छी वायु को बाहर से अंदर ले रहे हैं और गंदी वायु को अंदर से बाहर निकाल रहे हैं। तो वो केवल योगा के थ्रू और वाइटल कैपेसिटी में हो पाता है। हम आए वाइटल कैपेसिटी पे। वाइटल कैपेसिटी क्या है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सप्रेशन में कितनी एयर को बाहर निकाला जा सकता है, या फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद फोर्सफुल इंस्पिरेशन में कितनी एयर को अंदर ले सकते हैं, उसी को बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। कैसे, हम अगर फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं तो अंदर टीवी और आईआरवी चला जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि हम किस किस को बाहर निकाल सकते हैं, तो अब लंग्स में टीवी और आईआरवी के जाने के बाद 4 वॉल्यूम हो गई, टीवी, आईआरवी, ईआरवी और आरवी। इनमें से एक को तो हम बाहर निकाल नहीं सकते, आरवी को। हम 3 को जरूर बाहर निकाल सकते हैं, टीवी को, आईआरवी को और ईआरवी को। उन्हीं को मिलाकर बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। या इसका उल्टा समझें, अगर हम फोर्सफुल एक्सप्रेशन कर दें तो टीवी और ईआरवी बाहर चले जाएंगे। अब हमसे पूछा जाए कि हम कितनी मैक्सिमम एयर को अंदर ले सकते हैं, तो हम सबसे पहले ईआरवी को लेंगे, क्योंकि जो जहां पर है उसे वहां पर पहले ले जाना पड़ेगा। तो ईआरवी गया। अब और किसको ले सकते हैं, नॉर्मल वाली टीवी को और फोर्सफुल वाली आईआरवी को। तीनों को मिला दें तो कहलाएगा वाइटल कैपेसिटी। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4300 से लेकर 4800 ml। अब आते हैं लास्ट में आयतन है कुल फुफ्फुसीय क्षमता। कुल फुफ्फुसीय क्षमता मींस टोटल लंग कैपेसिटी। नाम से ही पता लग रहा है कि हमारे फेफड़ों में कितनी मैक्सिमम एयर को एकोमोडेट किया जा सकता है, रखा जा सकता है। कब, जब हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करें। अगर मैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद हमारे लंग्स में कितनी एयर को रखा जा सकता है, उसको मिलाकर बोलेंगे हम कुल फुफ्फुसीय क्षमता। अगर मैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन करता हूं तो टीवी चला जाएगा, आईआरवी चला जाएगा, और पहले से ही लंग्स में 2 हैं, आरवी और ईआरवी। ये चारों को मिलाकर ही बोला जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये आएगा तकरीबन 5700 से लेकर 6000 ml तक। यहां से इस टॉपिक से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मीन्स आयतन को और क्षमताओं को उनके इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लगाने के लिए आता है। दूसरा आता है मैच द कॉलम में, मीन्स एक तरफ वॉल्यूम लिखी हुई रहती है या कैपेसिटी लिखी हुई रहती है और दूसरे साइड में उनकी वैल्यू मीन्स मान दिया हुआ रहता है, तो उनको हमें मैच करना होता है। और थर्ड टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इन सभी में से किनको स्पायरोमीटर से नहीं माप सकते। तो हमने पढ़ा था कि हम आरवी को स्पायरोमीटर से नहीं नाप सकते, मीन्स अवशेषी क्षमता को, अवशेषी आयतन को। और आरवी यहां पर भी है और आरवी यहां पर भी आ रहा है, तो हम स्पायरोमीटर से 3 वैल्यू को नहीं नाप सकते। पहला, अवशेषी आयतन को, दूसरा प्रकार्यात्मक अवशेषी क्षमता मीन्स एफआरसी को, और तीसरा टोटल लंग कैपेसिटी मीन्स कुल फुफ्फुसीय क्षमता को। यहां से यही 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं।
इनमें से एक वॉल्यूम जो कि हमने पढ़ी थी रेजिडुअल वॉल्यूम, वो एक और यूजफुलनेस के लिए पूछा जाता है। रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो एल्विलाई में पाया जाता है और साथ ही साथ वो एल्विलाई को पिचकने से बचाने का भी काम करता है। तो आरवी से रिलेटेड एक क्वेश्चन वो भी आता है।